हया कर बेहया क्यों नाम असुरों का डुबोता है, तेरी है धाक दुनिया में इसे तू क्यों मुफ्त खोता है। सीता स्वयंवर में बाणासुर जब रावण को इन अल्फाजों से धिक्कारता है तो वही रावण भी अपने अंदाज में कहता है, कर चुका हूं जो इरादा बदल सकता नहीं, बल रस्सी का है जलकर भी निकल सकता नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। इन रागमयी संवादों पर रामलीला के किरदारों के संवाद अदायगी पर तालियां बजती हैं, जबरदस्त तरीके से तालियां बजती हैं। मंचन होता है और उसके बाद यह मंचन समाप्त भी हो जाता है और लोग अपने घरों को चले जाते हैं। 10 दिन बाद बुराई के प्रतीक रावण का पुतला दहन कर दिया जाता है। लेकिन अफसोस, जी हां, बहुत अफसोस कि जैसे जैसे हर साल रावण का पुतला बढ़ता जाता है, या यूं कहें कि रावण का पुतला जलाया जाता है, वैसे दरअसल समाज में रावण का कद बढ़ता ही जा रहा है। अब आप ही बताइए, सवाल ये समाज के सामने है, कलयुग के इस रावण वध को इतने राम कहां से लाऊं? रावण को भी मार डाला है। रावण ने अंतिम समय में राम से ये कहा कि श्री राम, मुझे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है। मानता हूं मैं अगर भक्ति करता तो सिर्फ मेरा ही कल्याण होता, पर मैंने आपसे दुश्मनी की, शत्रुता की, जिसके चलते मैंने अपने पूरे कुल को ही तार दिया। हां, ये और बात है कि जब भी मेरा नाम कोई लेगा तो मुझे गालियां दे सकता है, मुझे अपशब्द कह सकता है, लेकिन फिर भी जब जब राम का नाम आएगा तब तब रावण का जिक्र होगा। मैंने इतना बड़ा काम कर दिया है। और निश्चित तौर पर राम और रावण के इन संवादों में ही पूरी रामायण का निचोड़ है, क्योंकि स्वार्थ, लाभ और अहम को देखा जाए तो रावण ने त्यागा, रावण ने उनको हटाया। क्योंकि अगर वो अपनी भक्ति चाहता या अपनी मुक्ति चाहता तो वो सिर्फ भक्ति करता, लेकिन उसने पूरे समाज और कुल की मुक्ति चाही। और इसी फलसफे में रावण का व्यक्तित्व निखर कर यहां पर सामने आता है। लेकिन अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अफसोस इसलिए होता है क्योंकि बुराइयों के रूप में आज इस समाज में रावण लगातार बढ़ रहा है। हर किसी के नाभि में लालच और स्वार्थ का जहर पल रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत। रावण का राम ने किया था संहार। रावण तो मर गया, लेकिन समाज में अभी भी जिंदा है रावण। गली मोहल्ले से लेकर हर जगह रावण। आखिर कब मरेगा कलयुग का रावण? एक ही हम, दो जो नाथ, न भूतो न भविष्य। दशहरे को बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व भी माना जाता है। क्या सिर्फ हर साल रावण के प्रतीक के पुतले को जला देने से ही हम अपनी बुराई को जीत लेते हैं? बदलते दौर में रावण दरअसल किरदार नहीं बल्कि विचारधारा बनता जा रहा है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसा अवगुण होता जरूर है जो रावण में है। रावण का संहार राम ने तो कर दिया, लेकिन कलयुग में आज भी रावण जिंदा है। समाज में जिस तरह से मानवता का हनन हो रहा है, रावण लगातार बढ़ रहा है। रावण के वध के बाद हमेशा से रावण को बुराई के प्रतीक के रूप में जलाया जाता है और ये परंपरा भी बन गई। हर साल दशहरे में रावण के प्रतीकात्मक पुतले को जलाया जाता है। हालांकि
बदलते जमाने में महंगाई का असर रावण के साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों पर भी पड़ा है। 80-90 फीट ऊंचे बनने वाले पुतलों का कद घटकर 20 से 25 फीट रह गया है। कुछ कारीगर कम मेहनताने में भी इन पुतलों को इसलिए बना रहे हैं कि दशहरे का महत्व बना रहे, परंपरा बनी रहे, लेकिन लगता है महंगाई डायन के आगे आज रावण भी बेबस है। कलयुग में एक बड़ा विपन्ना आ गई है, बड़ी दिक्कत है इसमें। प्रशासन भी आंख मूंदे हुए बैठा हुआ है, हमारी सरकारें भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और इसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे। इस टाइम में जो ये बात चल रही है, जो महिलाओं के साथ छेड़खानी है, ये लूटपाट वगैरह चल रही है, ये तो बहुत गलत है। ये तो रावण राज हो गया। कानून व्यवस्था भी है, गवर्नमेंट की भी है, सभी की है, आम आदमी की भी है, वैसे भी सभी इसमें शामिल है। हर आदमी में बुराई है कुछ न कुछ। आज के टाइम को देखकर तो दशहरा मनानी चाहिए, क्योंकि आज जो है बुराई पर अच्छाई की जीत नहीं हो रही, अच्छाई पर बुराई की जीत हो रही है। बस ये तो एक परंपरा है जो चली आ रही है, उसे हम निभा रहे हैं। जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, जिस तरीके से राम तो कहीं ढूंढे से भी नहीं मिल रहे हैं, हर घर में रावण मिल रहे हैं, राम नहीं मिल रहा। इसलिए हम मानते हैं कि आज की डेट में दशहरा मनाना चाहिए, ठीक है, हमारी रीति रिवाज, पर देखा जाए तो आज की डेट में कलयुग में रावण का ही राज चल रहा है। महंगाई की मार से छोटे होते रावण को यदि हर साल खाक भी कर दिया जाए तो क्या बेरोजगारी, जातिवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हिंसा, असहिष्णुता, नैतिक पतन और न जाने कितनी बुराइयां रावण के रूप में आज भी विद्यमान हैं। और शायद इनको हम राख बना भी नहीं सकते। रावण का दहन देखकर, बुराई का हश्र देखकर हम कहें, लेकिन अपने आसपास की, अपने अंदर की बुराइयों से उतनी ही जल्दी मुंह भी चुरा बैठते हैं, इस उम्मीद के साथ कि कोई राम आएगा हमें इनसे निजात दिलाने। दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा भी हो सकता है, लेकिन आज के रावण के 10 सिर बरकरार हैं, तने हुए मुंह हमें चिढ़ाते हैं और हम अपने अंदर के रावण से अनजान खड़े हैं, बेबस, बेजार। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। मैं साधारण नहीं, रावण हूँ, रावण। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जो चीजें बहुत महत्व की हैं, जिनके ऊपर चिंतन और मनन होना चाहिए, वो महत्व की जगह मनोरंजन में तब्दील हो गई हैं और सिर्फ मंचन होता है और हम मनोरंजन का एक माध्यम मानते हैं और उसके बाद भी ना तो कोई सीख लेते हैं, ना कुछ समझते हैं और अगले साल फिर इंतजार करते हैं। इसी तरीके से जब हम अट्टहास सुन रहे थे इस पूरे कार्यक्रम में, इसमें खबर में रावण का, तो दरअसल वो बुराई रूपी रावण है जो कि हमारे सबके अंदर विद्यमान है। लेकिन कारण क्या है और उस कारण का निवारण भी कुछ है, यह हम ये मान लें कि स्वयं राम को अवतरित होना होगा या फिर कोई और करिश्मा हो सकता है जिससे समाज में जो तमाम तरह के जो रावण हैं बुराइयों के रूप में, इनका नाश हो पाए। हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं इस समय और उनका तारुफ करवाना चाहेंगे अपने तमाम दर्शकों के साथ। उमाशंकर जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुनीता कुमार जी हैं जो कि समाजशास्त्री हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। बहुत सारी बातें और बहुत सारे लफ्ज यहां पर कहे जा सकते हैं उमाशंकर जी, लेकिन हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि इतने सारे रावण हैं और इस कलयुग के रावण वध को इतने राम कहां से लाऊं? उमाशंकर जी। सुनीता जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? सुनीता जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी सुनीता जी, सवाल हमारा यह था कि इतने सारे कलयुग के रावण हैं, हम हर बार पुतला दहन कर देते हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, अत्याचार बढ़ता जा रहा है, व्यभिचार बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि लड़की आज घर में सुरक्षित नहीं है। इतने सारे रावण को मारने के लिए राम कहां से लाए जाएं? शुरुआत तो सबसे पहले अपने आप से करें। जैसे कि कहा जाता है कि घट घट में राम है, तो उसी तरह मेरा ये कहना है कि रावण भी घट घट में है। तो शायद शुरुआत हम सबसे पहले अपने से करें, अपने को देखें, अपने को जानें और जितनी भी सारी बुराइयां हैं पहले अपने में खत्म करनी चाहिए हमें।
दूसरी चीज है कि हम अपने तो सोच रहे हैं, अपने साथ में जो लोग हैं उनसे हम यही बातें कहें, साथ ही जो बच्चे हैं सबसे बड़ा इस टाइम पे जरूरत है कि जो भी, क्योंकि समाजीकरण से ही हम ये चीजें अपने बच्चों में ये चीजें पहुंचा पाएंगे। तो जो बच्चे हैं उनको हमें समझाना है, सिखाना है इस बारे में कि कैसे हम रावण रूपी जो ये बुराइयां, कुछ तकनीकी व्यवधान है सुनीता जी, आपकी आवाज हम तक बहुत अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पा रही। हम जरूर आपसे बात करेंगे और आपसे दोबारा भी संपर्क करेंगे, लेकिन एक बात तो तय है और ये कुदरतन भी कहा गया है और आज की परिस्थिति में भी ठीक है कि ज्योति के नीचे तिमिर छिपा है, घर घर आज रावण छुपा है। ये ऐसा एक कथन है जिसको कि आप सत्य इसलिए मान सकते हैं क्योंकि जो हमारे समाज में चारों तरफ हो रहा है उससे हम भी वाकिफ हैं, उससे आप भी वाकिफ हैं। और ये रावण क्या है? ये हमारे और आपके अंदर की बुराइयां हैं जिनको शायद हम ही दूर नहीं कर पाते हैं और यही हमारी विवशता है, ये हमारी कमजोरी है। एक कविता की कुछ लाइनें हैं जो इस वक्त बहुत मौजूद भी हैं और मुझे लगता है कि उनको पढ़ना बहुत जरूरी भी है ताकि आप भी समझ सकते हैं कि आखिरकार ये रावण क्यों जिंदा है। कविता कुछ इस तरीके से है कि जिस रावण का करना चाहते थे वध वह तो जीवित है, मेरी सेना में नहीं तुम्हारी सेना में भी, लंका नहीं अयोध्या में भी, किस किस का विनाश करोगे कोशलेश, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते त्रैलोकी, जब तक मनु संतानों की नाभि में जीवित है रावण, सत रज तम से स्वयं ही सृष्टि रचने वाले, विशालाक्ष थे निरुत्तर। यानी कि भगवान को भी कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। सत रज तम, ये जो सारी चीजें बताई गई हैं ये जब तक हैं तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसमें सतो गुण आप हटा दें, रज और तम को रखें, जो कि शास्त्रों में जो विधान बताया गया। सतोगुणी तो अच्छा मानते हैं लेकिन रजोगुणी और तमोगुणी जब तक अगर आप हैं तब तक रावण आपके अंदर विद्यमान है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार मौजूद हैं। उमाशंकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुनीता कुमार जी हैं, समाजशास्त्री हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सुनीता जी, मुझे लगता है कि अब तक आपके पास आवाज हमारी अच्छे से पहुंच रही होगी और मुझे यह भी लगता है कि आपकी आवाज भी हम तक अच्छे तरीके से आएगी। जो सवाल हमने ये किया था कि आखिरकार इन रावणों का वध कौन करे, क्योंकि जिस समाज की बात आप कर रहे थे उस समाज में क्या राम पैदा करने की शक्ति बची है? जिन परिवारों की आप बात कर रहे थे क्या वहां पर राम पैदा हो रहे हैं? जिन परिवारों में जो अभिभावक हैं उनका आचरण क्या राम के पैदा करने लायक है? ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर आप ये बात करिएगा कि ये राम कहां से आए। सुनीता कुमार जी। मैं फिर वही बात दोहराऊंगी कि जैसे कहा गया है कि घट घट में राम है, तो उसी तरह से घट घट में रावण भी मौजूद है। तो उसके लिए हमें समाज के जितने लोग हैं, परिवार से शुरू होके पास पड़ोस है, पढ़ने बच्चा जाता है स्कूल में, उसके बाद कॉलेज है या वर्क प्लेस है, कहीं पर भी हमें हर जगह पे इस बारे में सोचना और काम करना पड़ेगा। रावण की जहाँ तक बात है, क्योंकि जो स्थिति इस वक्त है उसमें हर, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो घर परिवार हो, परंपरागत चीजें हैं, चाहे त्योहार हो, हर जगह पर हम कहीं ना कहीं वो चीजें देख रहे हैं। घर सेफ नहीं है, पास पड़ोस सेफ नहीं है, हर जगह हमें बच्चियों के मामले में या किसी न किसी भी रूप में हमें रावण से सामना करना पड़ रहा है। तो रावण को कैसे रोकना है, क्या करना है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो समाजीकरण का जो तरीका है, जिसमें कि परिवार आता है, पास पड़ोस आता है, अब तो नए साधन भी आ गए हैं, जो समाजीकरण के नए साधन हैं, जैसे कि मीडिया है हमारा, इन सभी को एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा इसमें परिवर्तन लाने के लिए। बहुत सीरियसली सबको इस बारे में सोचना पड़ेगा और उमाशंकर जी, कुछ परिवर्तन आ सकता है। उमाशंकर जी, रावण की जो आप बात क्या कहेंगे और आप किस तरीके से चीजों को कहेंगे कि राम कहां से आए? क्योंकि परिवार की जो बुनियाद है या हमारे जो अभिभावक हैं या जो आज की जनरेशन की बात हम करें, क्या आपको लगता है इनमें इतनी सलाहियतें हैं, इनमें इतनी आपको लगता है शक्ति है कि ये राम पैदा कर सकें, समाज में राम पैदा हो सके? मनीष जी, हम पैदा कर सकते हैं, लेकिन वैसे ही है, कथनी और करनी में अंतर बहुत हो रहा है। स्कूल में अगर जाइए तो पहले के टीचर आज के 20 साल पहले जो पढ़ाया करते थे वो छात्रों को जिस तरीके से शिक्षा देते थे
थोड़ा बहुत दंड भी देते थे तो उनके अभिभावक उस पर बुरा नहीं मानते थे। जी। आज इतना हम लोगों ने या राजनीतिज्ञों ने इतना बांट दिया है कि वो हर जगह पे जात-पात पे ले आते हैं। अगर एक ही स्कूल में जाइए, चाहे सरकारी हो निजी हो, अगर वो डांट भी दे जोर से तो दूसरों को बुरा लगता है कि हमारे बच्चे को डांट दिया। कंपटीशन वो कराता है आर्थिक रूप से। अब वो भ्रष्टाचार से पैसा लेकर के आता है या जो है कैसे बुराई लेकर के आता है पैसा, क्योंकि शॉर्टकट चलता है वो जी। हर आदमी को लगता है कि भौतिक में अगर हमारे पास पैसा ही है तो सब कुछ है। वो किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार रूपी जो रावण है वो हर व्यक्ति में बसा हुआ है। जो आदमी भ्रष्टाचार नहीं करता या वो नैतिकता की दुहाई देता है, ईमानदारी से चलता है, तो लोग उसको हे दृष्टि से देखते हैं समाज में। वो चाहे जितना अच्छा हो, समाज में एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। अब तो फ्लैट का सिस्टम आ गया है। वाजपेयी जी फ्लैट में रहते हैं, कभी 4 का वो बनता है, कभी 2 के फ्लैट बनते हैं, एक ही जीने से रोज चढ़ते उतरते हैं, लोग देखते भी हैं, लेकिन कोई पहले ये पहल नहीं करता जानने की कि ये हमारे वाले फ्लैट के बराबर में हैं या हमसे नीचे वाले में हैं या ऊपर वाले में हैं, ये क्या करते हैं, इनका क्या व्यवसाय है, कहाँ से पैसा आता है, कैसे कमाते हैं, ये अच्छे हैं या बुरे हैं, हम उनके बारे में अपने परिवार को, अपने बच्चों को कुछ राय दे सकें, मशविरा दे सकें। यही हाल परिवार में है। परिवार बिखर रहा है। वो नैतिकता किसको पढ़ाए? सास बहू में नहीं पढ़ती हैं, बेटे और भाभीियों में नहीं पढ़ती। अब लोग दोनों कमाने लगे हैं, अपने बच्चों को वो हिदायत भी नहीं दे पाते। पति पत्नी जब वो नौकरी करेंगे तो बच्चा किसके सहारे होगा जी। सास उसे पट नहीं रही है, ज्वाइंट परिवार में रह नहीं रहे हैं, तो किसी को तो चाहिए। तो क्या ये मान ले, क्या हम छोड़ जाते हैं उमाशंकर जी, क्या हम इसको कुदरत का फैसला मान के स्वीकार कर लें कि ये एक सर्किल है जिसमें कि एक शुरुआत होती है, एक अंत होता है, किसी भी चीज का हो, चाहे सृष्टि की बात हो, सभ्यताओं की बात हो, सामाजिकरण की बात हो। हम ये मान लें कि संयुक्त परिवार से शुरू हुए अब एकल परिवार में आ गए और एकल परिवार भी जाना चाहिए जी। मैं जिस बात को कहना चाह रहा हूं उसमें सुनीता जी भी हस्तक्षेप जरूर करेंगी कि एकल परिवार भी अब चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुके हैं, जहां पर बेटे को यह नहीं मालूम कि उसकी मां कहां जा रही है, मां को यह नहीं मालूम है कि बेटी कहां पर जा रही है, क्योंकि दादी और नानी अब उनके साथ में रह नहीं रही हैं। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि अब ये चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुके हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स हमको देखने को मिले हैं। जरूरतें हैं कि दादी साथ में रहें, जरूरतें हैं कि नानी साथ में रहें, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हम आधुनिक शैली में जो फंसे हुए हैं, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा वक्त और लगेगा, जबकि फिर हम संयुक्त परिवारों की तरफ रुख करेंगे। बैक टू पवेलियन, उमाशंकर जी। नहीं, इसमें अब जी मनीष जी जो आप कह रहे हैं, हर बात में कहा जाता है कि जब तक व्यवस्था एकदम से बेकार नहीं हो जाती, पंगु नहीं हो जाती, उसमें बदलाव के बारे में कोई सोच की बात नहीं होती जी। और जिनको सोचना है जी, जिनका आधार मानते हैं हम जी, चाहे स्कूल में गुरुजी हो, घर में दादा दादी हो, पिताजी हो, माँ हो, या जो भी लोग पढ़े लिखे हैं, जो बनाना चाहिए जिनको, उनके पास इतनी फुर्सत ही नहीं है भौतिक समय में कि जो है उनके लिए कुछ क्षण दे सकें। सब कुछ है, मोबाइल पे दे देंगे, टीवी दे देंगे, हर चीज पे दे देंगे। अब पता लगा कि ग्लैमरस की दुनिया है, अब ग्लैमरस में उनको मोबाइल भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए। जो आदमी 1 किलोमीटर तक वो जाता, बच्चा दादा दादी जाके स्कूल छोड़ाते, अब 1 किलोमीटर भी पैदल चलने के लिए बस बच्चा मजबूर है, वो नहीं जा सकता। जाएगा तो रिक्शे से जाएगा, नहीं 4 व्हीलर से जाएगा। उसमें भी अभिभावकों में कंपटीशन है। कोई अगर रिक्शे से भेजता है, वो जो है 4 व्हीलर की बड़ी से बड़ी गाड़ियों का कहाँ तक वो देखे। और बच्चा जब देखता है, जाता है वहाँ पे, तो उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जो नहीं होना चाहिए। वर्दी से ही हम नहीं मान लेते कि एक ही क्लास में एक में वर्दी आ गई तो आ जाएगा, लेकिन जब किसी के साथ ये सब होता है तो उसको भी लगता है हम कहाँ से आए हैं। और उसी बच्चों के साथ जो बड़े घर के कह लीजिए या रईस जादों के यहाँ के लिए बच्चों को कह लीजिए, वो कहाँ से वही लाते हैं, लेकिन उनके साथ जो जाते हैं सुरक्षा में, वो कहाँ तक होते हैं, वो भी तो उन्हीं से गाइड होते हैं। जो राजनीति के तौर तरीके पे रहते हैं, जहाँ से उनको पैसा मिलता है,
जहां वो रहते हैं उन्हीं का तो करेंगे, वो उन्हीं का निश्चित पक्षपात तौर पर। करेंगे। अब निश्चित नतीजा तौर ये पर होगा परिवार की इकाई कि वो से ही गाड़ी में व्यक्ति जब सीखता है, बैठेगा बच्चा तो सीखता है। अगर मारेगा तो और सवाल पड़ोसी इसीलिए लेकर बहुत देंगे। बहुत मौजूद है कि इतने राम कहां से लाऊं, क्या इस समाज में, क्या इस परिवार में, क्या अभिभावकों में राम पैदा करने की शक्ति है, राम बनाने की शक्ति है? क्योंकि बच्चे तो बड़ों से ही सीखते हैं, हमारा बच्चा तो हमसे ही सीखेगा। जब हम ही उससे कहेंगे कि बेटा बोल दो किसी से कि मैं नहीं हूं, कोई हमसे पूछे तो बच्चा तो झूठ बोलेगा। ये बहुत छोटी सी बातें हैं, बहुत साधारण सी बातें हैं, लेकिन चूंकि अब विकास का एक प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया पे हम अंतिम छोर पर खड़े हुए हैं और अब हमें भी समझ में आ रहा है कि हमारे झूठ बोलने का हमारे बच्चे के ऊपर नेगेटिव असर पड़ रहा है। और इसीलिए अगर अपने बच्चे को बचाना चाहते हो तो हमें अपने व्यसनों को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बयान सरसंघ चालक ने दिया है और वो ये कि शिक्षा का जो बाजारीकरण हो गया है उससे नुकसान हुआ है और मूल्यों पर आधारित विकास हो, अमेरिका को देखकर उसकी तर्ज पर विकास ना हो। हिंदुस्तान की सरजमी कैसी है, हिंदुस्तान की आबो हवा कैसी है, यहाँ का कल्चर, यहाँ की संस्कृति कैसी है, उसके आधार पर विकास हो तो ही हम अपनी विरासत को संजो कर रख सकते हैं। वरना तो हमारे हाथ में अगर कुछ है तो वो विरासत ही है और अब शायद वो भी बचने वाली नहीं है अगर हम ऐसे ही चलते रहे। और बात हम कर रहे हैं समाज में जो बुराइयां हैं, बुराई रूपी जो रावण हैं, और इतने रावण हैं कि इनका वध करने के लिए इतने राम कहां से आए? रावण तो पैदा हो रहे हैं लगातार, लेकिन राम को पैदा करने की ये शक्ति ना तो समाज में है और ना ही परिवारों में है, ना ही उनके अभिभावकों में है। और समझ में ये आता है कि समाज का पूरा ताना बाना वो छिड़ चुका है। जो समाज की एक संरचना होती है उसको छीण कर दिया गया है, उसको कहीं ना कहीं तोड़ दिया गया है, उसका ह्रास हुआ है और समाज के टूटन से ही ये दिक्कत पैदा हुई है। और दरअसल कहा यह जा सकता है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है समाज को चलाने की, समाज पथभ्रष्ट ना हो, शायद वही पथभ्रष्ट है। इसके चलते ये दिक्कतें ज्यादा पैदा हुई हैं। ज्योतिधर ही रोक रहे हैं ज्योति का प्रसार, पर दिए के नीचे छिपे अंधेरों पर भी करो प्रहार। ये जो शब्द सामने आते तो इन शब्दों के साथ ही जिम्मेदारी उन लोगों के ऊपर बढ़ जाती है जो ज्योतिधर कहलाते हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि वो इस प्रकाश को और आगे लेकर जाएं। इन तमाम हालातों के बीच में लोग क्या कुछ सोचते हैं, उनकी अपनी राय क्या है और वो क्या कर सकते हैं अपने तरफ से इस समाज के लिए, हम जरा सुनते हैं कि आज के दिन ये लोग क्या कहते हैं। जो हमारे समाज में करप्शन फैला हुआ है, इस सबको दूर करना चाहिए। जो महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं आए दिन, बच्चियों के साथ होते हैं, ये सब दूर करिए। ये सबको, इन सब पे पर्दा वो मतलब इनको खत्म करिए, तब हमारे मतलब जो भगवान राम ने रावण को मार के जो सिद्ध किया है कि हम बुराई पे विजय पाते हैं, तो जो हमारे समाज की बुराइयां हैं उन पे हम जब खत्म करके विजय पाएंगे तब हमारा विजय सिद्ध होगा। समाज में को अच्छा बनाने के लिए मतलब हम सबको ही मतलब तैयार रहना चाहिए और जो भी सब गलत काम हो रहे हैं उसको हम ही लोग सब मिलके उसको बुराई को खत्म करके अच्छाई की जीत करनी चाहिए। जो लड़कियों पे अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ रेप केस हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध को रोकना चाहिए, इसी से समाज की बुराइयां मिटेंगी और अच्छाई पे जीत होगी। जो समाज में कुरीतियां, जो समाज में इस प्रकार के अत्याचार चाहे महिलाओं के साथ हों, चाहे किसी वर्ग विशेष के साथ हो, कि आज आज़ादी के इतने दिन बाद एक आदमी पीट कर मार डाला जाए, ये मैं समझता हूं हिंदुस्तान के लिए शर्मनाक है। आज रावण के पुतले के रूप में इस तरह की कमियों का हम दहन करते हैं जिससे भविष्य में इस प्रकार की ना हो और देश में एकता और भाईचारा कायम होकर के हम सब लोग एकजुट होकर के इस भारतवर्ष को मजबूत कर सकें, हिंदुस्तान को मजबूत सकें और पूरे विश्व में विश्व बंधुत्व की भावना का जो हमारा संदेश है हम हिंदुस्तान से दुनिया के और लोगों को और देशों को दे सकें। भगवान राम ने विश्व में एक बहुत बड़ा संदेश दिया था कि जो भी न्याय और की प्रक्रिया है उस पर मुझे पालन करना चाहिए और न्याय के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए और हर न्याय के विरुद्ध मुझे खड़ा होना चाहिए। उसी के तहत हम रावण का दहन करते हैं। मगर देश के अंदर कुछ ऐसी ताकतें पनप रही हैं जो हमारे देश को विघटन की ओर ले जा रही हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको भाईचारे की तरह मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर और हमें एक सीख लेनी चाहिए कि हम बुराई से दूर रहें, हर बुराई को अपने से दूर रखें और एक साथ मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाएं। जो बुराइयों को रावण के नाम पे जलाते हैं, बेटर उससे ये है कि हम लोगों को खुद
बुराइयों को दूर करके समाज में जो कुरीतियां हैं उसको हटाना चाहिए, तभी दशहरा सफल है। दशहरा का मतलब सिर्फ एक परंपरा नहीं है। ये हमारे पर्व सतयुग में जो एक रावण था, मारा गया था, ये बुराइयों पे अच्छाइयों की जीत हुई थी, इसलिए रावण को मार करके ये उद्देश्य दिया गया कि बुराइयों पे जो है रावण पे मारा गया कि बुराइयों को उसको खत्म किया गया। तो सतयुग का जमाना था, इस युग का रावण दूसरा है जो हम और आप में सब में है। लोगों के मन में जो रावण रूपी मन में लोग छिपा हुआ है मन में, वो हर साल विजयदशमी आने का यही मतलब होता है कि अपने को चेक करें हर साल कि हम कितने अच्छे हैं समाज के लिए, कितने मतलब व्यवस्थित हैं समाज के लिए। आज विजयदशमी का ही वो दिन था जिस दिन रावण का वध हुआ। इससे हम लोग को संदेश मिलता है कि आज के दिन ही बुराइयों पे विजय पाके सत्य की लड़ाई लड़ी गई। और आज के युग में भी सबको अपने अंदर आज से दिन से प्रण लेना चाहिए कि हम कोई गलत काम ना करें। जैसे दुर्गा माँ की शक्ति है, ऐसे हम सब औरत मिल करके शक्ति करेंगे, लड़कियां भी शक्ति करेंगी, अपने बुराई के लिए लड़ेंगे, तब हमारा रावण इस तरह से वध होगा। इन तमाम बयानों को सुनने के बाद एक बात तो साफ लगती है कि राम हर किसी के अंदर छुपा हुआ है, लेकिन वो सो रहा है और उसको जगाने की जरूरत है, यानी कि पैदा करने की जरूरत नहीं है, सोते हुए राम को जगाने की जरूरत है। क्योंकि अगर ये अल्फाज आपकी जबान से निकल रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये उस पॉजिटिव वाइब्रेशन, उस पॉजिटिव एनर्जी का संकेत है जो कि आपके अंदर छुपा हुआ है। बस इसको हवा देने की जरूरत है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। एक तस्वीर हम आपको और दिखा रहे हैं, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए तस्वीर नहीं है, बल्कि ये कुछ समझने के लिए तस्वीर है, ये अपने अंदर झांकने के लिए तस्वीर है और इसके महत्व को समझने की तस्वीर है। ये तस्वीर देखिए, ये रावण का पुतला दहन हो रहा है, पुतला जल गया, हवाओं में, फिजाओं में धुआं बिखर गया, धू धू करके रावण जल रहा है और इसके साथ ही साथ वहां पर शोरगुल, नारेबाजी, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इससे सीख लेने की जरूरत है और यह सीख दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए ही लेने की जरूरत है कि जिस तरीके से पुतला दहन यहां पर हो रहा है, अपने अंदर की बुराइयों को मार दिया जाए, क्यों अच्छाइयां आपके अंदर ही हैं और निश्चित तौर पर उनको बढ़ाने की जरूरत है। अगर आपके पिता के ऊपर अत्याचार होता है तो आपके दो हाथ उनकी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपके पड़ोसी के ऊपर अत्याचार होता है तो ऐसा नहीं हो पाता है। उसकी कमी क्या है? जैसा मैंने कहा आपसे कि एक मोटिवेटर हैं और उनका एक जगह जगह कोटेशन लगे हुए देखते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, और एक जगह हम भी इस कोटेशन को पढ़ रहे थे कि अगर पड़ोसी पर आपके अत्याचार हो रहा है और आप अगर खामोश रह जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि अगला नंबर आपका है। बगल से एक व्यक्ति गुजर रहा था और उससे जब मैंने ये कहा कि इसको पढ़ो तो कहने लगा, भैया अगर हमने इसको पढ़ा और इसको हम अमल में ले आए और हमने उसी समय रिएक्ट कर दिया तो अगला नंबर नहीं, पहला नंबर मेरा होगा, दूसरा नंबर उसका होगा। तो मैं पहला नंबर अपना नहीं बनाना चाहता, अगले नंबर तक हम देख लेंगे। तो ये जो कन्वर्सेशन था, ये जो संवाद था उसका, तो मैं भी सोचने पर विवश हो गया कि आखिरकार यही समाज का रूप है क्या। हमारे साथ में उमाशंकर जी, सुनीता कुमार जी मौजूद हैं। सुनीता जी, अभी आपने हमारी इन तमाम बातों को भी सुना होगा और यह जरूर कि समाज की यह मनोवृत्ति पैदा हो गई है कि अगर पड़ोसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो अगर हमने बोल दिया, नहीं बोलते तब तो अगला नंबर है, लेकिन अगर हमने कुछ बोल दिया तो पहला नंबर मेरा होगा और अगले तक का तो इंतजार ही नहीं होगा। तो ये जो प्रवृत्ति पैदा हो रही है, ये भले ही एक मनोविनोद के लिए बातें हों, लेकिन ये एक बहुत घातक प्रवृत्ति है। क्या कहेंगे इस बात को लेकर आप? हाँ, ये व्यक्तिवादिता या इंडिविजुअलिज्म की जो भावना है ये अब बहुत बढ़ती जा रही है। वो उसका लड़का है, उसको हम क्यों टोकें, पड़ोसी है उसके साथ प्रॉब्लम है हम क्यों देखें, वहां पर ये है, ये चीज क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों में हम की भावना की कमी होती जा रही है। जो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स की जो भावना थी वो कम होता जा रहा है और इसके लिए भी कहीं ना कहीं वही फिर मैं कहूंगी कि समाजीकरण ही जिम्मेवार है। हम पहले अपने लिए सोचने को बताते हैं और अपना पूरा होने पर भी हम दूसरे के लिए नहीं कहते। तो घर से ये बच्चे को, किसी को भी ये समझना और सोचना पड़ेगा कि बहुत जरूरत है, एक तरीके से एक ह्यूमन रेवोल्यूशन की जरूरत है, एक मानवीय क्रांति की जरूरत है कि हमें अपना भी सोचना है, दूसरे का भी सोचना है। हर बच्चे को ये सोचना है, हर युवा को ये सोचना है, हर
हर जो भी जो भी नागरिक है उसको ये सोचना है, और ये भावना आएगी, ऐसा नहीं है, लोगों में है ये भावना, वो कहीं एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कहीं पे वो रुक जाते हैं, बहुत सारी अड़चने देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं टेक्निकल की ये प्रॉब्लम आ जाएगी, हम हुआ है हम बचाने चलेंगे तो पहले पुलिस वाले पूछेंगे या वहाँ हॉस्पिटल में 10 बार पूछेंगे, हम फंस जाएंगे, हमें ही परेशानी में डल जाएंगे, इसलिए भी लोग रुकते हैं। लेकिन लोगों को रुकना नहीं चाहिए, अपने मन की बात सुननी चाहिए। जी उमाशंकर जी, अभी जो आज जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, अगर हम मोहन भागवत जी के उस बयान को यहाँ पर लें जिसमें कि ये कहा गया है कि शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, और शिक्षा जो है, जो जिस चीज को शिक्षा देना चाहिए, जिसको कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, ये जो संस्कृत का श्लोक है, विद्या का वो भाव रहा ही नहीं है, ये आप भी समझ रहे होंगे। विकास मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, शिक्षा का बाजारीकरण नहीं होना चाहिए। शिक्षा का जो मूल स्वरूप है जिसको लेकर तमाम लोग चिंतन कर रहे हैं, शिक्षा को उस फॉर्म में देना चाहिए, तभी कहीं जाकर ये जो तमाम हम सामाजिक जो कुरीतियां देख रहे हैं, ये जो नकारात्मक बदलाव हैं, इनमें कहीं रोक लगेगी। आप इस बात से कितना सहमत हो उमाशंकर जी? वाजपेयी जी, हम सहमत हैं, लेकिन इसमें जो हमारे अगुवाकार हैं, नेतृत्व हैं, राजनीतिक रूप से खास तौर पे जो सरकारें हमारी हैं जी, वो जब डिसीजन लेती हैं किसी चीज का, तो ये नहीं सोचती कि इसका भविष्य में क्या असर होगा, इसका कितना विस्तार दिया जाना चाहिए, कितने पे से रोक रखना चाहिए, कितने पर हम नियंत्रण कर लेंगे, ये नहीं करते। नतीजा ये होता है, आज के अगर उदाहरण के तौर पे आपको बताएं तो कुछ दिन पहले टेक्निकल यूनिवर्सिटीज के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना की गई और निजीकरण किया गया। आज आप स्वयं देखेंगे इनकी स्थिति क्या है। जितने लोग यहाँ लिखते हैं, निकल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई बाहुबली से बनाए हुए हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमने ऐसे स्कूलों का भी नाम आपको कभी मिलेंगे बता देंगे कि पहले 35 पर एक टीचर पढ़ाता था, आज 5000 पर एक टीचर पढ़ाता है, वो भी लाउड स्पीकर से। छात्र खड़े होकर पढ़ते हैं, 400 किलोमीटर से दूर से आके रेगुलर पढ़ रहे हैं। आप वाजपेयी जी इससे क्या अपेक्षा करेंगे? केवल वहां बाजारीकरण नहीं है, या वहां के छात्र निकल करके फर्जी डिग्री लेके आएंगे तो उनका क्या समाज पे असर नहीं पड़ेगा? शादी हो जाएगी तो पैसा ले लेंगे वो, और उसके बाद जब वो कुछ नहीं करेंगे, कहीं कुछ नहीं मिलेगा, तो दूसरा अत्याचार होगा, तो एक समाज की बुराई और बढ़ेगी। एजुकेशन की स्थिति है वो देख ही रहे हैं, तो इसका असर नैतिकता पे कहाँ है? सब जगह तो पैसे का है। जो टीचर है वो पढ़ा रहा है, पैसा ले रहा है, जिसका इंस्टीट्यूट है वो उसका पैसा कमाना ध्येय है, और जो दूसरे लोग हैं उनका राजनीतिकरण है, जातिवाद पर चला जा रहा है, कहीं स्वार्थ पे चला जा रहा है, राजनीति करते हैं। हम जब कभी भी देखते हैं तो हम कहते तो हैं विश्व बंधुत्व की भावना होना चाहिए, सहिष्णुता की भावना होना चाहिए, प्रेम की भावना होना चाहिए, सामाजिक सरोकार होना चाहिए, लेकिन तोड़ने का काम देखें तो जो लोग इस चीज का ज्यादा उपयोग करते हैं, सर्वाधिक तोड़ने का काम उन्हीं के पास है और वही करते हैं। नहीं तो सवाल ये उठता है, सारी बुराइयां हैं, समस्याएं सामने हैं, समाधान की शुरुआत कहां से है? और उसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा उमाशंकर जी, बहुत गंभीरता के साथ में, जैसा सवाल मैंने पहले किया था कि इतने राम कहां से लाऊं, तो मुझे लगता है कि राम हर किसी के अंदर विद्यमान है, और इस राम को हमने देखा उन अल्फाजों में, उन बयानों में जो कि अभी अभी हमने सुने हैं। बस बात यह है कि उनको प्रोत्साहित कैसे किया जाए, उनको पुष्पित पल्लवित कैसे किया जाए, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए काम किया जाए। एक तो यह चीज, और दूसरी ये बात भी हम यहां पर कहेंगे कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर वो पथभ्रष्ट हो गए हैं तो उनको कैसे ठीक किया जाए। ये दो चीजें सामने हैं, एक वो जो पाठशालाओं से निकल चुके हैं, एक वो जो पाठशालाओं में जा रहे हैं। दो अलग अलग तरीके के वर्ग हैं जहां पर उनको शिक्षित किया जाए, उनको सही किया जाए। ये कैसे हो सकता है उमाशंकर जी? वाजपेयी जी, आपने अभी बताया कि जब राम और रावण के बीच में द्वंद्व चल रहा था जी,
तो रावण ने ये कहा था राम से कि अगर मैं अकेले अपने आप को सुधारना चाहता तो आपकी पूजा पाठ करके मैं सुधर जाता जी। लेकिन मुझे समाज को सुधारना है, इसलिए मैंने आपसे युद्ध किया। तो आज की स्थिति में जो लोग इस तरीके से या गलत काम करके आगे बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए क्या उन्होंने कभी प्रतिबद्धता ये दिखाई कि आज के बाद हम ये काम गलत नहीं करेंगे? उनकी तो भूख ही नहीं जा रही है। वो अब लगे हुए हैं कि हम रहें ना रहें, हम पैसे की बदौलत अपने आप को बचा लेंगे, हम नहीं भी रहेंगे, हम कहीं भी रहेंगे तो हमारा परिवार पीढ़ियों तक खाता रहेगा। दर पीढ़ियों के लिए खाते हैं जी। तो जब दर पीढ़ियों के लिए वो रख जाएंगे, जब वो रख जाएंगे नाती पोतों के लिए, तो नाती पोते क्यों काम करेंगे, काहे के लिए करेंगे? चलिए तो अपना एक और बिंदु हमारे जहन में आ रहा है, वो ये क्या राम का महत्व तब तक ही है जब तक समाज में रावण है, या जैसा स्वयं रावण ने कहा कि भाई राम का जब जब नाम लिया जाएगा रावण का जिक्र तब तब होगा? तो क्या हम इसको कुदरत का इंसाफ मान लें कि अगर अच्छाइयां हैं तो उसकी वजह यह है क्योंकि बुराइयां हैं, अगर बुराइयां नहीं होती तो अच्छाइयों का जिक्र नहीं होता, तो हम ये मान लें कि राम और रावण ये दो पैरेलल चलने वाली धाराएं हैं और इनके ऊपर कोई बहस या कोई तर्क कुतर्क ना किया जाए, इनको कुदरत का इंसाफ मानकर छोड़ दिया जाए, समाज अपने आप अपनी दिशा पकड़ लेगा। सवाल बिल्कुल साफ है, वो ये कि राम का महत्व तभी है जब रावण है। अगर रावण होता ही नहीं तो राम का महत्व क्या होता है, या राम की महत्ता हम कैसे समझ पाते? तो क्या आज के परिदृश्य में अगर हम बात करें तो ये मान लें कि रावण और राम दो पैरेलल चलने वाली धाराएं हैं। हम राम की पूजा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने रावण का संहार किया था। आज हम राम का जिक्र इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि रावण है, और राम की महत्ता को अगर मानना है तो रावण को विद्यमान रखना होगा। ये तीन ऐसी बातें जिनको लेकर हम सीधे हम बात करना चाहेंगे सुनीता कुमारी जी से। क्या सुनीता जी आप क्या कहना चाहेंगी? जी, हमेशा से मनीष जी, हमेशा से मेरे ख्याल से अच्छाई रही है तो बुराई भी साथ में रही है। एक ही दो पहलू हैं, एक ही नहीं, ये बात मैंने इसलिए कही कि क्या हम इस चर्चा को छोड़ दें? इस चर्चा को मुझे लगता है इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, समाज अपने आप दिशा अख्तियार कर लेगा, अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल नहीं, इसमें कई चीजें हैं। एक तो एक मजबूत रोल मॉडल की तो बहुत जरूरत है हमें, जो कि दिशा दे, जिसके दर्शन से, दिशा से हम समाज को चला सकें। लोगों को एक, सब लोगों के अंदर राम है, जैसे कि अभी आपने इंटरव्यूज दिखाए थे, सब कह रहे थे कि हम करेंगे या हम करना चाहते हैं। तो करना सब चाहता है, उनको दिशा दिखाने के लिए एक मार्गदर्शक की या एक रोल मॉडल की बहुत जरूरत है जो कि सबको दिशा दे। दूसरी बात, रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो हमेशा से कहा गया है कि एक बहुत बड़ा साधन रहा है समाज को सुधारने का, सही से चलाने का, नियंत्रण रखने का, तो इसका जो तरीका है, चाहे वो कानून के द्वारा दिया जाता हो या पब्लिक में दिया जाता हो, वो टाइम टेकिंग ना हो, इट शुड बी मतलब इमीडिएट। बहुत लंबा समय उसकी ग्रेविटी को, जो घटना घटती है, जो समस्या आती है, उसको सुधारने में काफी लोग तो भूल भी जाते हैं। तो ये चीज बहुत तेज होनी चाहिए ताकि चाहे वो अच्छा किया है, छोटा सा भी काम अच्छा किया है, तो सामने उसको पब्लिक के लाएं और उसको रिवॉर्ड दें ताकि उसको देख के पब्लिक मोटिवेट हो, हम सभी मोटिवेट हो। और वहीं अगर पनिशमेंट वाली बात है, गलत करने पर उसको पब्लिक के सामने उसी तरह से इमीडिएट पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तीसरी बात मैं इस आपकी मीडिया के माध्यम से मैं कहूंगी कि मुझे लगता है कि जो ओवर पॉपुलेशन है, कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा कारण है सारी समस्याओं का। जो रावण की बात है, राम की बात है, राम है तो रावण भी इतने हैं कि वो उनको मौका नहीं दे रहे हैं अपनी बात अपने तरीके से वो करने का। तो मेरे ख्याल से पॉपुलेशन के ऊपर कुछ किया जाना बहुत जरूरी है ताकि हम समाज को, देश को सही से चला पाएं। बहुत बहुत जरूरी एक फैक्टर है ओवर पॉपुलेशन, जो कि कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। जी, हमारा विचार ये है कि अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पॉपुलेशन एक ऐसा बृहद विषय है कि ये तो अपने आप में एक अलग चर्चा की बात है।
बिल्कुल। क्योंकि पॉपुलेशन हमारे दृष्टिकोण से मैंने कभी भी ये देखा कि इसमें भी वही स्थिति है, राजनीतिकरण इसका भी है, सामाजिकरण इसमें भी है। जो बलशाली हैं वो एक ही जगह 10 जगह से जो है अपना वोटर लिस्ट में नाम लिखवाए हुए हैं, मतदाता सूची में वही हैं, क्योंकि उनको जीतना है, उतने लोगों को रखना है, फर्जी लोगों को ला करके डलवाना है। तो अब जब ये चीजों का है वहां पे, तो अब उसमें पॉपुलेशन पे असर किसका होगा? सेंसर का होगा। अगर आप इसे उठा करके एक बार देख लें तो पता लगा कि 6 साल पहले 8 साल पहले जितनी जो है वो पॉपुलेशन थी मतदाताओं की थी, उससे ज्यादा अभी संख्या नहीं बढ़ी है, क्योंकि फोटो वाली लिस्ट आ गई, उसमें चार्जशीट हो रहे हैं वो। अब रहा ये कि जहां पे वोट देने की बात आती है, जो वोटर हैं वो राम की भूमिका में हैं, और जो उनके ऊपर जो वोट लेते हैं, जो जीतते हैं, वो रावण की भूमिका में आ जाते हैं। तो जो है निर्बल जो है सबल पे कहाँ भारी पड़ता है, वो अपना इंतजार करता है, दब के देख रहा होता है। जब समय आता है तो अपनी शक्ति को दिखाता है, संहार करने के लिए कह लीजिए दूसरे रूप में या प्रत्यक्ष रूप में, या उसे हराने के जीत हार में उसे तब्दील कर दीजिए। तो बातें होती हैं उसमें। राम भी हैं और रावण भी हैं, लेकिन अब ये है कि रावण बलशाली है, पहले से बलशाली था, तो राम को कितना जो सवाल का जवाब, क्या क्या सवाल का जवाब अभी तक नहीं आ पाया था। मतदाता है उमाशंकर जी, जो भागवत साहब ने बोला हुआ, तो सवाल का जवाब मैं इसलिए चाहूंगा कि वो बहुत जरूरी भी है, उसके ऊपर चर्चा होना। मूल्यों पर आधारित विकास और मूल्यों पर आधारित शिक्षा हमारे भारत समाज का एक अलग ही ताना बाना है। हमारी संस्कृति माना यह जाता है कि आप सब जगह दुनिया में घूमिए, लेकिन हिंदुस्तान में एक अलग ही सभ्यता है, अलग ही संस्कृति है, और इसको हम दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हमारा विकास दूसरों के आधार पर नहीं हो सकता है, और गलती हम यही कर रहे हैं। उमाशंकर जी, वाजपेयी जी, जो आप कह रहे हैं, देश की जो आज स्थिति है, उस स्थिति में नैतिकता की तो बात होनी चाहिए, राष्ट्रीयता की बात होनी चाहिए, राष्ट्रभक्ति की बात होनी चाहिए, मूल्य आधारित शिक्षा होनी चाहिए। मूल्य शिक्षा के दौर में जब उसे शिक्षा मिलनी चाहिए तो उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसमें जातिवाद नहीं होना चाहिए, उसमें किसी तरीके से ऊंच नीच की बात नहीं होनी चाहिए, समान शिक्षा होनी चाहिए। यहाँ आज देखिए तो शिक्षा कई जगह मिलती है, कई बोर्ड देते हैं, सबकी अलग अलग है, सबकी पैमाइश अलग अलग है। अब जैसे यूपी बोर्ड ले लीजिए, सीबीएसई ले लीजिए, आईसीएसई ले लीजिए, और जगह है। लेकिन जिनको शिक्षा लेना है, जो सही शिक्षा चाहते हैं, वो गांव से लेके शहर तक है, वो उसमें कहीं जाना ही नहीं चाहते। हमारे यहाँ कभी जीआईसी और जीजीआईसी हुआ करते थे, उनके यहाँ जो छात्र पढ़ने जाते थे वो 8-10 किलोमीटर के एरिया में होता था, उनका बच्चा वहाँ पढ़ने जा रहा है। आज जीआईसी जीजीआईसी सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है, और सबसे ज्यादा अगर सैलरी पे देखा जाए तो वही टीचर पढ़ाते हैं, वही ज्यादा पैसा पाते हैं, और वो अपने स्थान पे ठेके को रख दिए हुए हैं, वो दूसरा काम धंधा कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है बेरोजगारी है, शिक्षा के नाम पे वहाँ पैसा लेते हैं, आधे से कम पैसे या चौथाई पे लेते हैं। भ्रष्टाचार शिक्षा में जबरदस्त है। उमाशंकर जी, जब आप कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन वहीं प्राइवेट जो पढ़ा रहे हैं, जब आप ये बता रहे हैं सारी बातें, पढ़ाते हैं, वो सारी चीजें करते हैं, तो मूल्य आधारित सारी बातें आप बता रहे हैं, तो मुझे ऐसा कभी कभी ऐसा लगने लगता है, हमारे जहन में ऐसे विचार आने लगते हैं कि बताइए इतने बुरे समाज में हम रहते हैं, तो दरअसल हम बात समस्या की ना करें, हम समाधान की तरफ आगे बढ़ें, तो मुझे लगता है ज्यादा उचित होगा। क्योंकि इतनी तमाम बातें आपके जहन में जब जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि हम ऐसे कैसे समाज में रह पा रहे हैं, तो ये स्वयं से सवाल होते हैं, और इसमें आप भी हैं, इसमें हम भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम कुछ समाधानों की तरफ आगे बढ़ें, कुछ विचारों की तरफ आगे बढ़ें, जिनके चलते शायद हम अपने ऊपर कुछ विचार कर पाएं, हमारे जो तमाम दर्शक इस समय जुड़े हों वो कुछ विचार कर पाएं। उमाशंकर जी, वाजपेयी जी, जो आप कह रहे हैं सुधार के लिए, हम कह रहे हैं शिक्षा को सुधार लीजिए। शिक्षा को सुधारने के लिए आप कर लीजिए, तो शिक्षा से ही है। डॉक्टर जो चाहे स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा हो, चाहे ये शिक्षा हो, शिक्षा से ही नैतिक बल मिलेगा, नैतिकता होगी, शिक्षा से ही गुण आएंगे, समाज में सुधार की बात होगी, सोचने की शक्ति बढ़ेगी। तो शिक्षा को तो दुरुस्त कर लें, शिक्षा ही नहीं दुरुस्त हो पा रही है, हम चारों ओर समस्या उठा रहे हैं।
चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, तो भ्रष्टाचार तो हर जगह व्याप्त है। अब उसको कहाँ सुधारें? पहले एक चीज जिनसे बेसिक है, मैं समझता हूं, आप भी समझ रहे होंगे, इस बात से सहमत होंगे कि शिक्षा अगर हर बच्चे को सही मिल जाए और अच्छी शिक्षा मिले देश के प्रति, तो उसमें राष्ट्रभक्ति की भावना भी होगी, नैतिकता भी होगी, उसमें सोचने की शक्ति भी होगी, आपकी अच्छा बुरा समझने की भी बात होगी। का सार ये हम निकाल रहे हैं कि एक सुधरेगा, सब देश का भी भविष्य सुधर जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है हमारी समझ से। वाकई मतलब ये बिल्कुल साफ बात है कि एक सदस्य सब सदस्य और सब साधे तो सब शिक्षा जाए। अगर सुधर जाए तो शिक्षा तो हर जगह बात बढ़ाया हो जाए, सकती है। उसमें नैतिक मूल्यों का समावेश किया जाए। इसमें ये नहीं है कि एक ही दिन में, एक साल में होगा, 10-5 साल बाद इसका रिजल्ट आएगा। सालों और दशकों लगे हैं इन बुराइयों को पैदा अगर होने में, तो हम ये उम्मीद बिल्कुल नहीं करते हैं कि 5 दिन में और 6 दिन में, 5 महीने, 5 साल में। लेकिन हाँ, कोशिश हमें करनी चाहिए और उस कोशिश करने में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि राम हमारे अंदर है, रावण हमारे अंदर है। बात सिर्फ इतनी है कि हम अपने राम को भोजन तो दें, लेकिन रावण को पलवित पोषित ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली अंततः ये रावण हमारे लिए ही, हमारे बच्चे के लिए या हमारे परिवार के लिए या हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए अंततः ये रावण खतरनाक होगा, जिसके जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ हम होंगे। तो कम से कम हम ये संकल्प तो ले सकते हैं कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने अंदर के रावण को हम भोजन ना दें, जिससे कि वो बड़ा हो और आपके लिए ही परेशानी का सबब बने। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।